दोस्त लिखते हैं प्रिज्म। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म क्या होता है। व्हाट इज प्रिज्म? ठीक है, प्रिज्म क्या होता है पहले ये देखते हैं। तो प्रिज्म में लिखिए, सबसे पहले लिखिए प्रिज्म की डेफिनेशन। देखिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म आप देखे होंगे, लैब में एक्सपेरिमेंट किए हैं आप लोग, एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो देखे होंगे। जल्दी से हाँ मत कहना, बहुत लोग देखे भी नहीं होंगे अभी। हाँ ठीक है। बिल्कुल 3D पिक्चर है, इसको इस तरह से बना दिया हमने। ठीक है मैं समझ गया, पैदा ही जीडी में हुए थे, चलो। देखो प्रिज्म का मतलब क्या है, 3D पिक्चर है। ऐसे है, दो इंक्लाइंड प्लेन सरफेसेस हैं, उनके बीच में जो ये जो बीच वाला सरफेस एरिया दिख रहा है, दो इंक्लाइंड प्लेन सरफेसेस के बीच में जो होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। बोलना है ग्लास का होता है, आपने देखा होगा। तो लिखिए प्रिज्म में क्या है, बेसिकली डेफिनेशन लिखिए इसकी। व्हाट इज प्रिज्म लिखिए। देखो ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, अरे सिंपल से ट्रायंगल बना लो अगर दिक्कत हो रही है तो, ऐसे बना लो बस, दैट्स इट। ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बिटवीन, a homogeneous transparent medium bounded between, a homogeneous transparent medium bounded between two inclined plane surfaces, two inclined plane surfaces, a homogeneous transparent medium bounded between two inclined plane surfaces, bounded between two inclined plane surfaces is called prism। को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म। एंड एंड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मतलब जिस एंगल पे दोनों प्लेन झुके हुए हैं, एंड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन and the angle of inclination is called, and the angle of inclination is called prism angle, कॉमा करके लिखो। प्लेन सरफेसेस आर कॉल्ड, जो प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड हैं ये है ना, ये दिख रहे हैं ना, एंड प्लेन सरफेसेस आर कॉल्ड refracting surfaces, refracting surfaces, refracting surfaces। इन सरफेसेस को है क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कहेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इस एंगल को, जिस एंगल पे ये दोनों इंक्लाइन प्लेन झुके होते हैं, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे बोस, प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल बोलेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिज्म एंगल बोलेंगे। ठीक है, बात एक ही है। डन। अब जाहिर सी बात है, अगर हम इसको ज़्यादा इंक्लाइंड करेंगे इस तरह से तो क्या होगा, बेस ज़्यादा होगा आपका। मतलब इस तरह से अगर एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल को अगर हम बढ़ाएंगे तो बेस ज़्यादा होगा ना, प्रिज्म एंगल को घटाएंगे तो बेस क्या होगा, छोटा होगा, पतला। तो प्रिज्म एंगल से ना थिन थिन प्रिज्म बोला जाता है, थिक प्रिज्म बोला जाएगा। थिन प्रिज्म का मतलब क्या है, प्रिज्म एंगल छोटा है, बेस छोटा होगा, मतलब प्रिज्म एंगल छोटा होगा। तभी तो बात क्लियर हो रही ना। ये मोटा मोटा ध्यान में रखना, इन सब की जरूरत पड़ेगी, अभी ये टर्म यूज करेंगे हम। प्रिज्म समझ में आया मोटा मोटा क्या है, क्लास का होगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं राइटर्स तीन सरफेस लिखते हैं, तीन सरफेस का मतलब नीचे वाले सरफेस भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन दो है भाई। सॉलिड दो प्लेन ग्लासेस होंगे, एक दूसरे को रखेंगे तो बीच वाला एरिया तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा ना। तीन लिखने की जरूरत नहीं, दो लिखो, अपने आप में क्या है ये, मतलब अपने आप में मतलब मीनिंगफुल वर्ड है आपका। ठीक है, ये दे देगा कंप्लीट सेंस आपको। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत विवेक
नहीं, फिर आगे बढ़ें। ये प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, आ जाते हैं आगे। प्रिज्म के बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म हमने देख लिया, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इससे रिलेटेड जो तुम्हारा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेरिवेशन है, देखते हैं क्या है प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन से रिलेटेड क्या, ये समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि क्या होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्या होता है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है बताओ जरा मुझे, व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखिए मेरे पास होगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एक, शायद अगर हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, मे भी होगा, दिखाते हैं आपको, वेट जस्ट मिनट। ठीक है विवेक, आपको दिखाया जाएगा, खैर रखिए। ये रहा प्रिज्म, प्रिज्म है ना, देखिए ग्लास का बना होगा इस तरह से, ये चीजें हैं दिख रही हैं, समझ में आ रहा है ना, प्रिज्म ग्लास का होगा इस तरह से, ये देखिए दो प्लेन सर्फेसेस ये रखे हैं, तीसरा वाला तो बेस से ऑटोमेटिक वहाँ ही जाएगा, ये है, ठीक है, क्लियर है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक यहाँ भी हमने लगा रखा है, देखिए अब इसमें लिखिए हेडिंग ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या होता है फिनोमेना, ये आपको समझाते हैं। देखिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट, हेडिंग कर लीजिए आप, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सब ध्यान, क्या सब, कल मज़े आया, हाँ बेटा, दैट नालायक ने, इतना खूबसूरत दिन पे सोते हो तुम लोग। ये वाइट लाइट है, ये क्या है, वाइट लाइट है। कल भी कोई दिन में सोता है। चलिए बेटा, चला तो दूसरी चीज़ रहनी चाहिए थी, अब चला रहे थे वाइट लाइट। वाइट लाइट, वाइट लाइट है, जब किसी प्रिज्म पे पड़ेगा तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। लाइट की इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ। जब भी कोई व्हाइट लाइट रे प्रिज्म पे पड़ेगी तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। लाइट की इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने रेनबो देखा होगा, स्काई में बनता है ना रेनबो, अक्सर देखे होगे रेनफॉल के बाद हमें दिखता होगा स्काई में, रेनबो किसका एग्जाम्पल है। इसमें डिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, ये सब फिनोमेना होते हैं, ठीक है ये सब। चलिए इसे लिखे जाए, डिस्पर्शन ऑफ, लिखो लिखो, द फिनोमेना इन विच, द फिनोमेना इन विच, the phenomena in which, the phenomena in which when a light ray, when a light white light ray actually, the phenomena in which when a white light ray is made incident, मतलब गिरती है उस पर या गिराई जाती है, is made incident when a light white light ray is made incident, is made incident on a prism, प्रिज्म पे गिराई जाती है, प्रिज्म के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिराई जाती है, जहां भी लिख दो ऑन ए प्रिज्म, देन इट गेट इट स्प्लिट्स, तब ये स्प्लिट हो जाती है, देन इट गेट स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इट गेट स्प्लिट्स इनटू इट्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स। व्हाइट लाइट रे के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर कौन कौन से हैं, वीव ग्योर, याद है आप लोगों को, वीव ग्योर, it get splits in, it get splits into its constituents color is called, तब इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, is called dispersion of light। तब इस फिनोमेना को हम क्या कह देते हैं, dispersion of light। ये बात क्लियर हुई, इसको बोलेंगे dispersion of light। अब यहाँ देखो, जैसे वायलेट कलर हमारा सबसे नीचे है, इंडिगो फिर बीच में है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है, फिर क्या है, रेड है। तो ये देखो ऑर्डर भी है तुम्हारा वी ग्योर का, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और येलो, ऑरेंज और क्या है तुम्हारा, रेड है। अगर तुम ये देखो कि लाइट रे अगर प्रिज्म ना होता तो ये लाइट रे ऐसे सीधे निकल जाती, ऐसे सीधे पास हो जाती कि नहीं, ये ऐसे ये निकल जाती सीधा, लेकिन प्रिज्म के पास में आ जाने की वजह से इसमें क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये क्या हो गए, बेंड हो गए। क्यों बेंड हो गए, क्योंकि प्रिज्म अपने आप में डेंसर मीडियम था, तो बाहर जाहिर सी बात है कि क्या होता था, लाइट रे का बेंड होना स्वाभाविक था, स्पीड भी इसकी क्या होगी, घटेगी यहाँ पर। देखिए इस पूरे फिनोमेना में हमने देखा कि वायलेट कलर का
सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ और सबसे कम डेविएशन किसका हुआ? रेड कलर का हुआ। सबसे कम डेविएशन किसका हुआ? रेड कलर का। तो तुम यहां से देख सकते हो कि जो अगर अभी अब एंगल ऑफ डेविएशन हम बात करेंगे, बताएंगे एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है। यही जो तुम्हारा इंसिडेंट रे है और इनको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे, जो रे बाहर निकल रही हैं, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के फॉर्म में, इनको बोलते हैं इमर्जेंट रे। मतलब किसी में से कोई रे अगर पास आउट होकर बाहर निकल रही है तो उस रे को हम लोग नाम देते हैं क्या? इमर्जेंट रे। जैसे लाइट रे जो गिर रही है उसको इंसिडेंट रे। अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर फिर से उसी मीडियम में जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगर रिफ्रैक्ट हो रही तो बोलते हैं उसको रिफ्रैक्टेड रे, याद है? वैसे यहाँ पर प्रिज्म से होकर पास आउट हो रही है, वही रिफ्लेक्टेड रे है, उसको इमर्जेंट रे, क्योंकि प्रिज्म से निकल रही थी इसलिए उसको क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे बोलेंगे। ये जो इमर्जेंट रे है इनका एक पैटर्न दिख रहा है, इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग, इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। जिसमें 7 कलर्स अपने वेवलेंथ की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, इसी पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। या इस कॉम्बो को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जिसमें लाइट रे अपने वेवलेंथ की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं। इस पैटर्न को हम लोग कॉम्बाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये वर्ड बहुत कॉमन है। अभी कभी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हो सकता है, कभी वेवलेंथ का हो सकता है। जिस भी ऑर्डर में, जिस भी मैनर में इस तरह से हमने वेव्स को क्या कर लिया है? अरेंज कर लिया है, उसी पैटर्न को हम लोग, उसी कॉम्बो को क्या बोलते हैं? हम लोग स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम है। तो वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, और क्या है? ये रेड है। समझ में आया? वायलेट कलर का सबसे ज्यादा हो रहा है, रेड कलर का सबसे कम हो रहा है। ये दिख गया इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे जरा बताना, अगर हम विवियोर की बात करते हैं, वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो हमारा वेवलेंथ बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। क्लियर है कि नहीं? स्पीड की बात करेंगे तो वही होगा, वेवलेंथ भी वही ज्यादा होगा, सब ठीक है। अब इससे ये चीज समझ में आ गई। अब कभी कभी एमसीक्यू में तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए रहेंगे, पूछेंगे किसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, या किसका वेवलेंथ ज्यादा होगी इस ऑर्डर में, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तमाम तरह से चीजें पूछी जा सकती हैं। आप ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये है आपका, इसको ध्यान में रखना। अभी बता देंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो भी है किस पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ डेविएशन हमारा किस पे डिपेंड होगा। सबसे ज्यादा डिस्पर्सन किसका हो रहा है? वायलेट कलर का। सबसे कम डिस्पर्सन किसका हो रहा है? रेड कलर का। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अगर दिए होंगे, तुम्हें चूज करना होगा किसका सही ऑर्डर क्या होगा, या सबसे ज्यादा किसका डिस्पर्सन हुआ, तो बता दोगे ना, ये विब्योर का ऑर्डर याद रहेगा। सबसे ज्यादा डिस्पर्सन किसका हो रहा है? वायलेट का। सबसे ज्यादा किसका डिस्पर्सन हो रहा है? वायलेट का। और सबसे कम डिस्पर्सन किसका हो रहा है? रेड कलर का। अब इसमें मान लो कोई 2 कलर 3 कलर तुमको दे दिया, पूछेगा सबसे ज्यादा डिस्पर्सन कैसे हो रहा है, तो इसी ऑर्डर को ध्यान में रखना। जो इधर से लेफ्ट से पहले पे आ जाएगा उसका डिस्पर्सन ज्यादा होगा, जो राइट साइड में आएगा सेकंड थर्ड पे आएगा उसका डिस्पर्सन क्या होगा? कम होगा। ये ऑर्डर ध्यान में रखना, इसी समझ में आ जाएगा अपना। कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी कोई? और ये क्यों हो रहा है? मीडियम चेंज होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है तुम्हारी? डिक्रीज होगी। और चूंकि अलग अलग सबकी वेवलेंथ है तो अलग अलग स्पीड होगी, अलग अलग स्पीड होगी, इस वजह से सब क्या हो रहे हैं? अलग अलग निकल रहे हैं। अलग अलग टाइम पे निकलेंगे तो एक पैटर्न बनेगा इस तरह से। ठीक है दोस्त, समझ में आया दोस्त? कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो एंगल ऑफ डेविएशन, हेडिंग कर लो एंगल ऑफ डेविएशन। ये इंपॉर्टेंट है अपने के लिए, समझना है अपने लिए। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? सब कुछ बना हुआ है, आप बना लेना इसको प्रॉपर एकदम। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है ये समझना है अपने को दोस्त। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन में क्या होता है, देखो मैंने कह दिया ये तो व्हाइट लाइट रे है, ये यहाँ से पास आउट हो रही है। इंसिडेंट रे है, ये कैसी लाइट रे है? यहाँ पर व्हाइट रे है, व्हाइट लाइट रे है। इस पे स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रही है? बेंड हो रही है। कभी कभी भाई बेस के पैरेलल भी हो जाती हैं, ऐसे सीधे गई, इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो ये जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का फिनोमिना है, ये जो लाइट रे इस पे इंसिडेंट कर रही है और ये जो लाइट रे इससे निकल रही है, इसको इमर्जेंट रे बोलेंगे। इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे के बीच के जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब किस एंगल से वो डेविएट हो गया या बेंड हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात? उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मैं इसे बोलूं, देखो आप एंगल ऑफ डेविएशन में देखो, when a light ray pass through when a light ray passes through, ऐसे लिखो, when a light ray passes through when a light ray passes through a prism, when a light ray passes through a prism, then
then angle between incident ray, then angle between incident ray, then angle between incident ray and emergent ray, then angle between incident ray and emergent ray, then angle between incident ray and emergent ray is called angle of, ठीक है। अब एंगल ऑफ डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो आपको बात क्लियर हो रही है। विवग्योर वाला ऑर्डर हमें दिख गया था तुम्हें। विवग्योर में अगर मैं पूछूं, आप मुझे बताओ, विवग्योर है ये, विवग्योर में मुझे आप बताओ एंगल ऑफ डेविएशन लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? एंगल ऑफ डेविएशन को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्त, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे भैया? ये डेल, सॉरी डेल से करेंगे, सॉरी डेल से करेंगे दोस्त, किससे करेंगे? डेल, ये डेल सिंबल है तुम्हारा, याद रखना इसको, डेल, ठीक है। विवग्योर, अब बताओ बढ़ने जाने पे लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। इसका मतलब वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, रेड कलर से भी, और सबसे कम किसका होगा? रेड कलर, वायलेट का सबसे ज्यादा होगा। या अगर ऑर्डर रखना चाहते हो तो कैसे लिखते हैं ऑर्डर तुम्हारा? डेल वी सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या होगा तुम्हारा? डेल आई होगा, फिर क्या होगा तुम्हारा? डेल बी होगा, फिर डेल जी होगा, फिर डेल वाई ऑरेंज येलो का है, फिर डेल वाई है ओ हो गया, फिर डेल आर हो गया। तो सबसे ज्यादा किसका है? वायलेट का, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का, फिर ग्रीन का, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इस तरह का तुम्हें ऑर्डर देखने को मिलेगा, पैटर्न देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो इसको, फिर आगे बात करेंगे। अब एंगल ऑफ डेविएशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ये भी जान लो, कि किसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, किसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? कम होगा। ये समझ लो, ठीक है। इसको लिख लिए, बना रहे हो क्या? देखो, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन, या फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन वह डिपेंड्स। ये फैक्टर्स कुछ लिखे हैं, आप मुझे बताओ किस तरह से डिपेंड कर रहा है, मतलब इनवर्सली डिपेंड कर रहा है या डायरेक्टली डिपेंडेंट कर रहा है, ये सब देखना है, ये सब बताना, ठीक है। इसको पहले हेडिंग करो, ये पॉइंट लिखो, और पॉइंट लिखने के बाद थोड़ा स्पेस भी छोड़ना, और मुझे बताओ किस तरह से डिपेंड कर रहा है ये चीज़, डायरेक्टली डिपेंडेंट है, इनवर्सली डिपेंडेंट है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। जल्दी से बनाओ, चलो। जल्दी से करो। क्या है एंगल ऑफ डेविएशन की, जब आप बात कर रहे हो तो ये जो फैक्टर्स जिन पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये फैक्टर्स में तुम्हारा जैसे वेवलेंथ है, और क्या क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंगल की बात हो रही है। ये फैक्टर्स तो ठीक है, लेकिन इन फैक्टर्स पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है वो भी देखना पड़ेगा। भाई इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। इन्वर्सली इन द सेंस का मतलब कि इनके बढ़ने से वो घट रहा है। डायरेक्टली का मतलब क्या है, साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, ये समझना है अपने को। अब जब वेवलेंथ की आप बात कर रहे हो तो मुझे बताओ जरा, विवग्योर को अगर हम ऑब्जर्व करें, ये देखें, इसी से आपको सब कुछ मिल जाएगी, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। इसी आप ध्यान में रखिए, सारी चीजें यहाँ से आपको मिल जाएंगी, इसके लिए परेशान नहीं होना फिर, ठीक है। विवग्योर में मुझे बताओ आप, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है दोस्त? सबसे कम? ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है दोस्त,
और एंगल ऑफ डेविएशन में आपने देखा सबसे ज्यादा कौन सी लाइट रे आपकी बेंड हो रही थी, डेविएट हो रही थी, वाइल। सबसे कम। ये क्लियर है एकदम। तो अब इससे समझ में आ रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन एंगल वेवलेंथ बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, क्लियर है ना। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है तुम्हारी वेवलेंथ पे डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन किस तरह से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ की क्या है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस की जब बात करोगे ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही क्या होगा फिर तुम्हारा। देखो जैसे इसका एक कर्व भी है, ग्राफ भी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इनके बीच में मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इसको भी ड्रॉ कर देना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, इधर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है दोस्त, अच्छे से ड्रॉ करिएगा। ये एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एकेडमिक एग्जाम में ये आ जाते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस थोड़ी ठीक ठाक आपकी होनी चाहिए। देखिए एक सर्टेन एंगल पे ये वैल्यू क्या होती है, कभी कभी मिनिमम होती है। जैसे यहाँ इस एंगल पे क्या हो गया, मिनिमम। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस जब बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन ग्रेजुअली क्या होगा, उसके साथ साथ बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे कह सकते हैं आप। क्योंकि एक सर्टेन केस में ही क्या है ये, कि घट रहा है ये, कि यहाँ से यहाँ तक रेंज में ये वैल्यू घट रही है, इससे बाद बढ़ेगी तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए इस तरह से देखना है इसको। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना दोस्त। ये सब समझना, ऑब्जर्व करना है, कॉन्सेप्चुअली ऐसी चीज़ों को रिलेट करके रखोगे, थोड़ा सा एसोसिएट लर्निंग करेंगे तभी चीज़ें याद भी रख पाएंगे, नहीं तो हमेशा क्या रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे आप लोग। ठीक है, ऐसा क्या देख रहे हो, ठीक है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। अब ये और भी मुझे बताइए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है आपका, घट रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका अगर घट रहा है तो मुझे जरा बताइए, और इसका सबसे ज्यादा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट प्लस सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका है, रेड का। तो बताओ इनवर्सली डिपेंड कर रहा है कि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ये। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है ना ये। एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हारा घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है गुरु, डिक्रीज हो रहा है ना ये। अगर ये डिक्रीज हो रहा है और जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे डिक्रीज कर रहा है, दोनों का सेम नेचर दिख रहा है कि नहीं आपको, ये भी घट रहा है ये भी घट रहा है। इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, डायरेक्टली है कि इनवर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये। मैं बार बार कह रहा हूँ एसोसिएट लर्निंग करना दोस्त, नहीं कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है दोस्त, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लास्ट है प्रिज्म एंगल। अभी ये डेरिवेशन करेंगे हम लोग, जस्ट इसके बाद करने वाले हैं। अब जरा मुझे बताओ, हम कह रहे हैं जब मीडियम चेंज होगा तो लाइट रे अपनी ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी, ये बात क्लियर हो रही है अपने को। अब इसमें मुझे बताएं, जब लाइट रे अपने मेन पाथ से, जो उसकी ओरिजिनल पाथ है, इनिशियल पाथ है, उससे वो डेविएट हो रही है, तो मीडियम में चेंज होने की वजह से, भाई मीडियम का चेंज आ रहा है इसी वजह से तो हो रहा है ये। मीडियम चेंज होने पे स्पीड, लाइट की स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। भाई डेंसर मीडियम मिल गया तो आपका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। रेयर मीडियम मिल गया तो कंपेरेटिवली क्या होगा, फिर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी आपकी, बढ़ जाती है। डेविएशन बेसिकली उसी वजह से हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसी वजह से हो रहा है। ये समझ में आ रहा है ना। अब इसमें देखिए, प्रिज्म एंगल की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा जब रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस को हमने इंक्लाइन करके रखा किसी एंगल पे, किसी सर्टेन एंगल पे हमने रख दिया, तो अगर हमने प्रिज्म एंगल बढ़ाया, इसका मतलब बेस बढ़ेगा, बेस बढ़ेगा तो प्रिज्म की थिकनेस होगी, मोटाई बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। जब इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस बढ़ेगी, इस तरह से ब्रेड्थ इसका बढ़ेगा, तो मीडियम आपका वाइड होगा या नैरो होगा, वाइड होगा। तो मीडियम का जो स्पेस है, जो इसका स्पैन है, ये बढ़ेगा, बढ़ेगा तो मीडियम का रेंज बढ़ेगा, मीडियम का रेंज बढ़ेगा, डेविएशन ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब प्रिज्म एंगल जब बढ़ता जाएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात, ये समझना। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका प्रिज्म एंगल के क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस तरह से इसको समझ के रखना है। ओके, काम का है बेटा, एमसीक्यू में भी हेल्प करेगा, एकेडमिक लेवल पे भी आपको हेल्प करेगा, हर जगह ये क्या करेगा, आपको हेल्प। ठीक है।
नोट किए? जल्दी करिए जल्दी। क्लियर हुआ? चले आगे बढ़ें। ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक वर्ड है, आप इसको भी ध्यान रखिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है सब देखिए। इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट पार्टिकल या गैस पार्टिकल तुम्हारे प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं, सन से आने वाली लाइट रे को क्या करती हैं, जो भी लाइट रे जहाँ से आ रही है उसको एब्जॉर्व करती हैं और सभी पॉसिबल डायरेक्शन में इक्वली क्या करती हैं, ट्रांसमिट कर देती हैं, उनको इमिट कर देती हैं, रेडिएट करती हैं। लाइट की इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, जैसे हमने एक इमेज लगा रखी है, आप देखिए सन से धूप आ रही है, तुम्हारी लाइट आ रही है, जो क्लाउड है उसके भी पार्टिकल्स हैं, जस्ट पार्टिकल हैं, गैस मॉलिक्यूल हैं, सब उनको क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्व किए। एब्जॉर्व करने के बाद पूरा क्या कर दिए, बिखेर दिए, उनको फैला दिए, स्प्रेड अप कर दिए। लाइट की इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे ये दिखाया हमने, ये पार्टिकल है, लाइट रे इस पे पड़ा, पढ़ने के बाद क्या होगा, ये ऐसा नहीं कि इस पे पढ़ते ही बिखर जाएगा, ये पहले इसको एब्जॉर्व कर लेगा, एब्जॉर्व करने के बाद फिर क्या करेगा, समझ में आ रही हमारी बात। ये ऐसे होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये हमने लिख दिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमेना बाय विच ए बीम ऑफ लाइट इज redirected in many different directions when it interacts with a particle available in the atmosphere. Is that clear? ठीक है, जल्दी से करो इसको, आगे बढ़ते हैं। फिर ये किन किन फैक्टर्स पे देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करेगा ये भी देखना, रेलेवेंस करता है। इसी में एक रैले का कॉन्सेप्ट आता है, ये भी तुम्हारे यहाँ होगा, उसको भी बता देंगे। ठीक है, रेलेस लॉ क्या कहते हैं, याद रखना दोस्त, जल्दी लिखो इसको। रेले साहब क्या बताते हैं इसमें, ध्यान रखना। ये जो तुम्हारी स्कैटरिंग है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना दोस्त, ये क्या है, स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो वेवलेंथ की पावर 4 के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो ना, इसका मतलब जितना कम से कम वेवलेंथ होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उतनी ही ज्यादा से। अब जरा मुझे बताना, जरा समझना दोस्त, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा स्कैटरिंग वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना, जिसका वेवलेंथ इसका मतलब सबसे कम होगा, स्कैटरिंग उसमें सबसे ज्यादा होगी। अब जरा मुझे बताना दोस्त, विवग्योर की जब हम लोग बात कर रहे थे, विवग्योर में, विवग्योर में आप मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे वेवलेंथ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज हो रहा है। तो जरा मुझे बताना, इसका मतलब सबसे कम वेवलेंथ किसका है, वायलेट का, और यहाँ दिखा रहे हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट वेवलेंथ के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिसका सबसे कम वेवलेंथ होगा उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। वायलेट का सबसे कम है वेवलेंथ, इसलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट में सबसे ज्यादा किस कलर का होगा स्कैटरिंग, इसलिए स्काई का कलर कैसे दिखाई देता है दोस्त, ब्लू। क्योंकि जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, गैस पार्टिकल हैं, सबसे ज्यादा किसकी स्कैटरिंग करते हैं, वायलेट कलर की, इसलिए स्काई का कलर कैसे दिखाई देता है। कभी रीजन आ जाता है कि स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखा जाता है, मतलब वाई स्काई सीन ब्लू, तो रीजन क्या बताओगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि ब्लू कलर का स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होता है। समझ आया ना, क्लियर है। अब इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से भी रिलेशन निकाल सकते हो। अगर हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात करें तो देखो किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है इसमें, वायलेट का सबसे ज्यादा है, वायलेट का क्या है, सबसे ज्यादा है। इसका मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का है, और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी किसकी हो रही है, वायलेट की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली, डायरेक्टली। ऐसे एसोसिएट लर्निंग, हर जगह लिखना लिखा नहीं मिलेगा आपको, अपने से देखना, उसको समझना है, उसको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। समझ में आई बात, ठीक है। क्या हुआ लोग, जरा तुम लोगों का उतरा हुआ है, हाँ।
हाँ ठीक है दोस्त, लिखे इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट, समझ में आई ये बात है। ठीक है, अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ये समझ लेना। हटाएं से, चलिए आगे बढ़े। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट तुम्हारा किस पे डिपेंड करेगा। एक तो वेवलेंथ हमने अभी बता दिया, दूसरा एटम के साइज पे। डस्ट पार्टिकल का साइज जितना बड़ा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई साइज उसका बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट रे क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, ज्यादा इमिट करेगा। साइज छोटा होगा तो कम लाइट रे एब्जॉर्व करेगा, कम करेगा। और वेवलेंथ छोटा होगा तो एटम उसको क्या करेगा, ज्यादा, है ना। और वेवलेंथ अगर बड़ा होगा तो उसको कम एब्जॉर्व करेगा, कम करेगा। इसको ऐसे समझना। वेवलेंथ छोटा और बड़ा होने का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे हम विवग्योर की लगातार बात कर रहे हैं, क्या ये तुम लोगों को दिमाग में जा रहा है कि ये चीज कैसे हो रहा है। विवग्योर की जब आप बात कर रहे हो ना, आप कहते हो कि वेवलेंथ इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब दोस्त ऐसे है। अगर ये रेड कलर का हमने ड्रॉ कर दिया, मान लो इस तरह का है, ये मान लो हमने रेड कलर का ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे समझो, ये रेड कलर का वेवलेंथ है। तो वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है कुछ ऐसे है, बहुत छोटा, मतलब इसके कंपैरिजन में इसका वेवलेंथ बहुत क्या है, छोटा है। अब ये समझो, एक एटम है, अब ऐसे समझना। समझा रहे, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो भी ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखो, अब जब रेड कलर इससे पास आउट होगा, रेड कलर जब इससे पास आउट होगा, मैं रेड से ही बना दे रहा हूँ इसको, देखो ऐसे। जब रेड कलर इससे पास आउट होगा तो सिचुएशन ऐसी होगी, कुछ ऐसे, बड़ा वेवलेंथ है, ऐसे निकलेगा। लेकिन जब इससे वायलेट कलर पास आउट होगा, वायलेट के लिए मैं ऐसे ब्लू बना देता हूँ, देखो। तो इसका वेवलेंथ छोटा है, ये ऐसे निकलेगा, देखो ऐसे। अब इसमें कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया, तो ये ज्यादा एनर्जी यहाँ कंज्यूम करेगा कि नहीं अपनी स्पेंड करेगा, ये कम एनर्जी स्पेंड करेगा। ये ज्यादा एनर्जी यहाँ स्पेंड करेगा, तो ज्यादा एनर्जी अगर इसने स्टोर कर लिया तो इसी की एनर्जी तो ज्यादा इमिट करेगा। लेकिन यहाँ तो एनर्जी इसने एब्जॉर्व कर लिया, लेकिन जो एनर्जी इसने अडॉप्ट किया उसने सभी पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करेगा, इक्वली ये स्प्रेड करेगा। ऐसे सभी पार्टिकल कर रहे हैं, मिलियन बिलियंस में पड़े हैं तुम्हारे यहाँ। जितने भी कलर तुम्हारे स्कैटर्ड हो रहे हैं उसमें वायलेट कलर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी हो रही है रेडिएशन इमिशन। इसलिए स्काई कलर कैसे दिखाई देता है, ब्लू। ये है मेन रीजन, समझ गए। अब एटम का साइज अगर छोटा है तो देखो, ये तो वेवलेंथ से समझा दिया। एटम का साइज अगर छोटा है दोस्तों, समझो अभी देखो, अब छोटा ही डिस्टेंस इसमें कवर हुआ। अब व्हाइट लाइट के, अब अगर हम ब्लू का भी बात करेंगे तो कितनी ही इसमें इमेज हो जाएगी, देखो जरा, बहुत छोटा ही ये करेगा कवर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, ये चीज मैं कह रहा हूँ। एक तो साइज बड़ा होगा तब ज्यादा होगा, और वेवलेंथ अगर छोटा होगा तब ज्यादा होगा। इन्हीं दो फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ये लगातार लिखवा रहे हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है अपना। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, ये समझना। क्या इसके एग्जाम्पल है, जैसे ये देखिए, एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन डेली लाइफ क्या क्या है। जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये बता ही दिया हमने। रेडिस एंड रेडिस कलर्स ऑफ व्हाट, द सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तो सन क्या होता है, हॉरिजन में होता है। हॉरिजन का मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस में। हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमारी सन के साथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वाइल्ड रेड क्या होगी, हमें पहले दिखाई देगी, सबसे पहले आती है। समझ रहे हो ना मेरी बात, बाकी सारी कलर्स को डोमिनेट करेगा, पहले आ जाएगा, इसलिए क्या होता है, रेड दिखाई देता है सनसेट के समय भी और सनराइज के टाइम भी। डेंजर सिग्नल्स इन व्हाट, रेड कलर। भाई डेंजर सिग्नल को रेड बनाना जरूरी क्यों है, क्योंकि दूर से लोगों को पता होना चाहिए कि खतरा है ये। इसलिए जितने भी डेंजर सिग्नल्स होंगे तुम्हारे, उसके मैसेज के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं हम लोग, रेड कलर का। इन सब पर्पस की वजह से हम लोग रेड कलर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। फिर इतना कॉन्सेप्ट इसमें समझना था अपने को, ओके ठीक है।